तो मल्टी सर्वर ज़िम्रा हम आज पढ़ते हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था ज़िम्रा के मेनली कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, जैसे मेल बॉक्स होता है और एमडीए होता है, एलडैब होता है और प्रॉक्सी होता है। तो अभी के केस में हम लोग क्या करते हैं कि अभी के केस में हम ये सारी सिंगल सर्वर में डिप्लॉय कर देते हैं, सिंगल सर्वर इंस्टॉलेशन कर देते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, मतलब कि अगर हमने सिंगल सर्वर इंस्टॉल कर दिया है तो इससे क्या, अगर हमारे पास मान लो 2000 यूजर है, सपोज 2000 यूजर है जिनका जिब्रा हमें चलाना है, तो फिर हम अगर सिंगल सर्वर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो जो हमारा हार्डवेयर है वो अच्छा होना चाहिए, अप्रोक्स मतलब 32 GB रैम होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी डिस्क है 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए, वो सब अलग अपना issue है। तो ये रहना चाहिए एक के लिए। लेकिन अगर सपोज क्या होता है कि आपका ये सिंगल सर्वर किसी रीजन से फेल हो गया, मतलब ब्रोक हो गया, आपका ये बूट नहीं हो रहा है और या करप्ट हो गया, ओएस करप्ट हो गई, तो फिर कैसे कैसे काम बनेगा तब? फिर आपको नया सर्वर तुरंत से तुरंत बिल्ड करना पड़ेगा, और अगर आपके पास बैकअप है तो वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। तो मल्टी सर्वर का इन्वायरमेंट क्या है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मल्टी सर्वर को पढ़ने से पहले एक टर्म पढ़ो, उसको बोलते हैं स्केलिंग। क्या बोलते हैं? स्केलिंग। स्केलिंग दो तरीके की होती है। एक फर्स्ट स्केलिंग होती है वर्टिकल स्केलिंग, और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या है? वर्टिकल स्केलिंग अगर हम समझें तो ये हमारे पास सर्वर है। अब इसी इसी में हमें स्केलिंग की जरूरत मतलब क्यों होती है? स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सिस को इंक्रीज कर रहे हैं। रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस तीन ही तरीके के रिसोर्सेस होते हैं: सीपीयू, मेमोरी और मतलब हाँ, सीपीयू मेमोरी ये रिसोर्स होगा ना। इनपुट आउटपुट तो हार्ड डिस्क के बेसिस पे ही होता है। हाँ, तो तीन चीज हुए ना, सीपीयू, मेमोरी मतलब रैम, और हार्ड डिस्क। ये तीन हमारे रिसोर्स हुए। इनको हमें सर्वर में अप करना है या डाउन करना है। तो ये जो स्केलिंग टर्म है, ये तुमको हर जगह देखने को मिलेगी। चाहे डेवऑप्स पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, उसमें मिलेगी ये टर्म। तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट सर्वर है उसको हमें अप करना है। तो मतलब स्केलिंग अप करनी है, मतलब कि रिसोर्सेस बढ़ाने हैं। स्केलिंग डाउन करनी है तो रिसोर्सेस कम करने हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं। तो जिम्रा में भी मान लो हमें मल्टी सर्वर चाहिए तो हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ी। तो स्केलिंग मल्टी सर्वर में भी नहीं, मतलब सिंगल सर्वर है तो भी स्केलिंग की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है ना कि आपकी सिंगल सर्वर है तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है रैम कम हो तो आपको रैम बढ़ाने की जरूरत पड़े। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं कि स्केलिंग में सिंगल सर्वर है तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है कि सिंगल सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज को बढ़ाना वर्टिकली। तो वर्टिकली क्या होता है? ऐसे स्टैंडिंग होता है ना वर्टिकली, तो हम इसी पे रैम इंक्रीज कर देंगे, सपोज, है ना। इसी वर्टिकल पे हम रैम इंक्रीज कर देंगे, इसी पे हम सपोज सीपीयू के कोर बढ़ा दिए हमने, और इसी पे हार्ड डिस्क बढ़ा दी। तो ये हमने किस टाइप की स्केलिंग की है अपने सर्वर्स की? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। इसको वर्टिकल वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सर्वर्स ही बढ़ा दे रहे हैं, मतलब एक सर्वर अभी हमारे पास था, अभी हमने एक और सर्वर इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो जो मल्टी सर्वर जिम्बरा का होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का पार्ट बनता है। क्यों? क्योंकि आप एक सर्वर को ऐड कर रहे हैं, मतलब इसमें से सर्वर्स आप क्या करें? बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो सर्वर्स को ऐड करने का मतलब अभी जिम्बरा के केसेस में कैसे यूज होगा? जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है, जिम्बरा भी तो एक एप्लीकेशन है। तो एक कोई भी एप्लीकेशन है, अगर हमें उसके अंदर स्केलिंग करनी है तो हम पहले उसको प्लान करेंगे कि क्यों करने की जरूरत पड़ी। ऐसे नहीं कि मल्टी सर्वर करना है तो आप 100 यूजर के लिए भी मल्टी सर्वर लगा रहे हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दो आपका रिसोर्सेस कम नहीं पड़ रहा है, आपका इन्वायरमेंट
अच्छा है सिंगल सर्वर में भी, तो फिर आपको जरूरत नहीं है मल्टी सर्वर की। लेकिन हाँ, सपोज आपके पास 10,000 यूजर है, जो 10,000 यूजर्स आपको चलाने हैं सिंपल, तो इस केस में यूजर्स हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज बढ़ेगा? अकाउंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेंगे? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जब बढ़ेंगे तो अकाउंट्स कहाँ पर बनते हैं? मेल बॉक्स पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? मेल बॉक्स पर। तो जब हम हॉरिजेंटल स्केलिंग करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टी सर्वर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मेल बॉक्स सर्वर को हम इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? मेल बॉक्स सर्वर्स को इंक्रीज करेंगे, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स क्रिएट होंगे और अकाउंट्स मेलबॉक्स सर्वर पे क्रिएट होते हैं, इसलिए हमें इसको इंक्रीज करना है। राइट। अब सपोज आपके पास जब अकाउंट्स बढ़े, सपोज अकाउंट्स बढ़े, तो जब लॉगिन करेंगे या क्वेरी होगी, एलडैप से कुछ क्वेरी होगी, लॉगिन कर रहा है आपका, सपोज यूजर लॉगिन कर रहा है वेब मेल पे, या कुछ एलडैप के अंदर रीड और राइट ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, तो लॉगिन का मतलब कि आपको प्रॉक्सी इंक्रीज करने पड़ेंगे। प्रॉक्सी सर्वर आप 2 रख सकते हो। 2 रखने का मतलब क्या है कि प्रॉक्सी लोड बैलेंस पे काम करेगा। इनके बीच में क्या लगेगा? लोड बैलेंस लगेगा, मतलब कि आपका दोनों प्रॉक्सी अप रहेगा। तो हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी का काम तो क्या है? रीडायरेक्शन है। तो जो रीडायरेक्टर होता है उस पर उतना लोड होता नहीं है ना, रीडायरेक्टर पे उतना लोड होता नहीं है। तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि जो प्रॉक्सी है ये आप एक ही रखें, 2 जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर एलडैप बढ़ा सकते हैं। एलडैप आप 2 कर सकते हैं, आपके पास 2 एलडैप सर्वर रख सकते हैं। अब एलडैप 2 में भी चॉइस है। एक होता है एलडैप में एमएमआर, इसको बोलते हैं मास्टर मास्टर रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मास्टर मास्टर रेप्लिकेशन। इस केस में क्या होता है? आप 2 एलडैप सर्वर रखते हैं, 2 एलडैप सर्वर रखते हैं, दोनों मास्टर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मास्टर एलडैप सर्वर होते हैं। और सेकंड जो इसका टाइप है वो है आपके पास मास्टर रेप्लिकेशन सिनेरियो। तो इस वाले केस में क्या होता है? एक आपका एलडैप मास्टर होगा और एक आपका क्या होगा? रेप्लिका होगा। एक क्या होगा? रेप्लिका होगा। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं मास्टर और रेप्लिका। तो मास्टर मतलब क्या होता है और रेप्लिका मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तो देखो, जो मास्टर सर्वर होता है ना, वहां पे रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं, है ना, बोथ ऑपरेशन होते हैं। लेकिन जो रेप्लिका होता है वो, उस पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है। उस पे क्या ऑपरेशन होता है? रीड का ऑपरेशन होता है। तो सपोज आप सर्वर पे एलडैप का लोड कम करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया? 2 एलडैप मास्टर बना दिए। तो उस केस में क्या होगा? जो जीएम लोकल कन्फिग होती है फाइल, जीएम लोकल कन्फिग, उसके अंदर हम एलडैप मास्टर्स डिफाइन करते हैं। तो आपके पास अगर 2 मास्टर हैं तो हर एक यूजर की इंफॉर्मेशन पहले मास्टर पे भी होगी, दूसरे मास्टर पे भी होगी, क्योंकि दोनों मास्टर सर्वर्स पे रीड और राइट ऑपरेशन हो रहे हैं। रीड का मतलब क्या है और राइट का मतलब क्या है? कोई मतलब समझा सकता है? जैसे रीड ऑपरेशंस क्या होंगे एलडैप पे और राइट ऑपरेशंस क्या होंगे? देखो, रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है? सपोज आपने किसी यूजर का कोई एट्रीब्यूट सेट कर रखा है, ठीक है, सपोज जीए में कोई एट्रीब्यूट सेट कर रखा है, तो जो ऑलरेडी सेट है उसको अगर कोई मतलब तुमको रीड करनी है वो वैल्यू, तो वो रीड हुई। लेकिन अगर आपने कोई चेंजेस किए, सपोज आपने फॉरवर्डिंग लगाई, तो वो क्या होगा? राइट भी होगा। तो जो एलडेप मास्टर मास्टर एलडेप होते हैं, जो मास्टर मास्टर एप्लीकेशन होता है, उसमें क्या होता है कि दोनों सर्वर्स पे वो चीज जाके राइट होगी। मतलब पहले वाले सर्वर पे भी क्या होगा? फॉरवर्डिंग में जाके चेंज होगा, इस मास्टर के डेटाबेस में भी, एलडेप के डेटाबेस में भी, और सेकंड वाले के एलडेप डेटाबेस में भी जाके चेंज होगा। और ये दोनों आपस में सिंक रहेंगे। मतलब ऐसा है कि इस पर कोई एंट्री सपोज हो गई तो ये सिंक कर लेगा, इस पे कोई एंट्री हो गई तो ये सिंक कर लेगा। लेकिन मास्टर और रेप्लिकेशन के केस में, रेप्लिका के केस में क्या होता है कि ऑलवेज आपका जो एंट्री राइट होगी वो केवल और केवल मास्टर पे होगी। तो मतलब अगर आपने फॉरवर्डिंग या कुछ सेट किया यूजर लेवल पे, तो वो एट्रीब्यूट सिर्फ मास्टर पे चेंज होगा
ठीक है। और दूसरा आपका रेप्लिका सर्वर है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप फिर वो मास्टर से सिंक करके आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो सपोज आपका ये मास्टर डाउन हो गया, सपोज, तो जो अब तक सेटिंग आपने कर रखी थी उस बेसिस पे आपका जिब्रा सर्वर रनिंग रहेगा। लेकिन अगर आप नई फॉरवर्डिंग लगाएंगे, नया कुछ एट्रीब्यूट सेट करेंगे, वो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आपका एलडम मास्टर क्या है, डाउन है। ये आपको समझ में आ गया। और इस केस में क्या होगा कि आपके पास दो एलडम मास्टर हैं, इसमें मान लो दो एलडम मास्टर हैं, तो जिस मेलबॉक्स सर्वर में सीक्वेंस, मान लो इसमें से एक एलडम मास्टर डाउन हो गया, पहला वाला, तो जिस मेलबॉक्स सर्वर में पहले सीक्वेंस पे ये लगा होगा, ये वाला एलडम मास्टर, वहां पर यूजर्स लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एलडम डाउन है ना, मतलब वो डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनमें फर्स्ट प्रायोरिटी इस वाले मास्टर को दे रखी है, तो वो वाले लॉगिन कर पाएंगे यूजर। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप सिंपली ये कर सकते हैं, जहां पर जिस मेलबॉक्स सर्वर पे नहीं चल रहा है, उस सर्वर पे आप जाके ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, जो आपका एलडेप डाउन है उसको रिप्लेस कर दें। और अगर ऐसा नहीं भी होता, मान लो ये एलडेप डाउन हो गया, किसी रीजन से डाउन हो गया, तो आपको डंप रीलोड करना है। तो डंप रीलोड कहाँ से करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक मास्टर है, तो यहाँ से एलडेप का डंप उठाएंगे और इस मास्टर पे, दूसरे वाले मास्टर पे रिलोड कर देंगे, राइट। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में अगर मास्टर ही डाउन हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप रेप्लिका में तो एलडेप डंप होता नहीं, तो आप क्या करेंगे, बैकअप से इसका डंप उठा के वापस से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद रेप्लिका रेप्लिका चालू होगा। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सर्वर है तो मैनेज करना थोड़ा इजी है, लेकिन अगर मल्टी हेलो। सर्वर है। हेलो। 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 आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो। वो कट गई थी आवाज बीच में। कहाँ तक मतलब सुनाई दिया? वो वाला बता दो, वही जो वापस से जो। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है भैया आपकी आवाज, भी आवाज आ रही है आपकी। आयुष का नेट नहीं चल रहा है इसका मतलब। इसकी आईपी चेक कर लेते हैं। पहले दोनों पे अपडेट कर देते हैं। भैया वो मेल में डबल एल आ गया।
ये होस्ट नेम के हिसाब से लिख रहा हूँ, ये मेल 1 है, डबल एल नहीं है, मेल 1। ओके सॉरी। फाइल ठीक है ना आशीष, कोई गड़बड़ तो नहीं है? काफी दिन हो गए मुझे डीएनएस बनाए हुए। ठीक है, बताओ। ठीक है भैया। ठीक है, देखते हैं, तुम कह रहे हो तो सर्विस रिस्टार्ट करके देखते हैं। अरे वाह, start हो गई।
करेक्ट, ठीक है। दोनों का मतलब एक दूसरे की ईटीसी होस्ट में दोनों की एंट्री ऐसे कर देना, ठीक है। इसकी मैं भी कर दूं। अच्छा, यहाँ पर उसका नेम सर्वर दे दूंगा तो रिजॉल्व करना चाहिए। सी ये कुछ भी दे सकते हो, मैंने 1 1 देते हैं, 8 8 भी दे सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ मुझे डीएनएस बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं उसी का ऑलरेडी जो बना हुआ है डीएनएस सर्वर उसी का यूज कर लेता हूँ। तो अच्छा, मान लो कल को मेरे को कोई डोमेन इस सर्वर पे ऐड करना हुआ तो मैं यहाँ पर इसके डीएनएस में डाल दूंगा, तो इधर से वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना? ये तो मतलब डीएनएस के कंसेप्ट तो क्लियर होंगे, राइट? हाँ भैया भैया वो तो क्लियर है। ये राइट साइड वाले भैया आईपी क्या है राइट साइड सिस्टम की? इसकी 21 आईपी है। 21। मैं इसकी etc_resolve.conf में अपने मेल 2 के नाम से एंट्री करी थी। एक मिनट, अरे etc होस्ट के अंदर होस्ट। इसकी 21 है तो मेल 2 नाम उसका रखा है, और इसका नाम मैंने, अच्छा ओके, होस्ट नेम मैंने क्या रखा है? मेल 1 नहीं, नहीं आपको होस्ट नेम मेल 2 रखना होगा, मैंने होस्ट नेम गलत रखा है। ये होस्ट नेम मेल 2 होगा क्योंकि सेम होस्ट नेम नहीं रह सकता ना, अलग अलग रखेंगे। वो सही था, मतलब ये गलत था कुछ। अब ठीक है, होस्ट नेम मेल 2। तो इस ये मेरा जो भैया सर्वर है, ये एम में आई हुई है। एक मिनट,
इस वाले सर्वर पे हम सारी सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर हम एक एडिशनल सिर्फ इस वाले सर्वर पे जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब मेल बॉक्स करेंगे। अब ये नॉर्मल सिंगल सर्वर की तरह ही इंस्टॉल होगा ये वाला। रिज्यूम कर दिए वापस से हमने, सिर्फ एडमिन पासवर्ड सेट किया जब ऑप्शन आया था, फिर वापस से अभी से चलने देते हैं। वीडियो में इसलिए पॉज कर रहा हूँ क्योंकि बेवजह लंबी हो जाएगी। अब हम उस वाले दूसरे वाले जो मेल बॉक्स सर्वर हमें ऐड करना है उसमें भी हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से हमें पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं, तो एलडेप सर्वर तो हमें एक्स्ट्रा बनाना नहीं है, तो ये क्या रहेगा, नो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉगर। तो लॉगर क्या करता है, जो एडमिन कंसोल पे हमें सर्विसेज ऑन है ऑफ है, वहाँ पे जो क्यू दिखती है वो सब कुछ मैनेज करता है। तो ऐसा रिकमेंडेड रहता है कि लॉगर सर्वर सिर्फ एक सर्वर पे इंस्टॉल करो। तो हम ऑलरेडी इस वाले पे कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नो कर देंगे। एमटीए भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि एमटीए ऑलरेडी हमने इस पे इंस्टॉल कर दिया, इसको भी नो करेंगे। डीएनएस कैशे तो वैसे ही नहीं चाहिए। एसएनएमपी, एसएनएमपी तुम इसे भी रहने दो, इस ये भी उस सर्वर पे इंस्टॉल है इसलिए उसकी भी जरूरत नहीं है। स्टोर, यस, जिम्रा स्टोर मतलब ही मेल बॉक्स हुआ ये, तो यस, इसको यस करेंगे। अपाचे यस करेंगे, ठीक है। स्पेल यस करेंगे। आप मैम कैशे, तो ये प्रॉक्सी कंपोनेंट का पार्ट आ गया, तो हमें प्रॉक्सी चाहिए नहीं, तो नो करेंगे, प्रॉक्सी नो करेंगे। जिम्रा ड्राइव नहीं चाहिए, IMAP नहीं चाहिए, चैट नहीं चाहिए। तो आपने देखा सिर्फ हमने कितने पैकेज कर रहा है, कोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, अपाचे, स्पेल, जिम्रा पैच, तीन, बहुत कम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। अब बस अब इसको यस कर देंगे। इसको होने देते हैं इंस्टॉल। अभी ये वाला इंस्टॉल हो गया फर्स्ट हमारा, इसको देखते हैं।
तो ये फर्स्ट जो जिम्ब्रा है mail1.zimbra.com, ये अभी चालू है, ये चल रहा है अपना। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इस वाले मेल बॉक्स सर्वर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी देखो, अभी एक कमांड होती है gm pro -l gas। गैस मतलब होता है गेट ऑल सर्वर। तो जब इसको आप ऐसे रन करोगे अभी, तो ये आपको दिखाएगा कि एक ही सर्वर है, mail1.zimbra.com। जितने आपके मल्टी सर्वर इसमें ऐड होते जाएंगे उतने आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि होस्ट नेम चेंज करो क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, चेंज नहीं, मतलब होस्ट नेम नहीं चेंज किया हमने, वही रहने दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। जैसे सबसे पहले ये जितने स्टार है ये सब चेंज करने हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर डालें, राइट। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या सेट करना है, एलडेप मास्टर होस्ट। तो आप सेकंड से डालो। ठीक है। अब एलडेप सर्वर का होस्ट होस्ट नेम देना है आपको। तो एलडेप सर्वर का होस्ट नेम आपको कहाँ से मिलेगा? बताओ। मेल वन वाला ही होगा। हाँ, तो ये आपका एलडेप सर्वर का होस्ट नेम जो है वो ये mail1.zimbra.com, इसको यहाँ पे होस्ट नेम दे देंगे। बट एक मिनट रुको, मैं इसका सिंटैक्स देखूं कि देना कैसे है होस्ट नेम। अभी हम सिंपल दे के देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में देखा। ओके, सेट हो गया। एलडेप का एडमिन पासवर्ड हमको इधर सेट करना है। तो एलडेप का एडमिन पासवर्ड मतलब ये एलडेप होस्ट मेल वन का एडमिन पासवर्ड। तो यहाँ से हमें एडमिन पासवर्ड निकालना पड़ेगा। gm local config -s जब लगाओगे तब पासवर्ड दिखेंगे, जैसे पाइप grep -i admin। तो ldep admin दिख रहा है कहीं? ldep देखो, ldep पासवर्ड ये है। ldep admin पासवर्ड भी यही है। वैसे तो सारे पासवर्ड सेम है, बट मैं देख रहा हूँ कि एडमिन पासवर्ड अलग तो नहीं है। ठीक है, तो तुमको यही पासवर्ड देना है, एलडेप पासवर्ड। एलडेप का ये पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड सेट करो अब इधर, फोर्थ फोर्थ करके यहाँ पे इसको सेट किया, एडमिन पासवर्ड। ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर ये एलडेप रीचेबल नहीं होगा ना तो एरर दे देगा, और अगर रीचेबल है तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया, मतलब रीचेबल था, पासवर्ड वासवर्ड सेट हो गया अपना, ये चल रहा है। क्योंकि ये पोर्ट से क्या करता है, टेलनेट करके वो चेक करेगा कि है कि नहीं। अब नेक्स्ट चीज देखो क्या करनी है तुमको। अभी तुमको एडमिन एडमिन पासवर्ड, तो एडमिन पासवर्ड सेट कर दो। ये तो वैसे भी करना पड़ता है तुमको, सेकंड और फोर्थ। ये मैंने एडमिन पासवर्ड सेट कर दिया। स्पेलिंग मैंने सपोर्ट की गलत लिख दिया है, SUP लिख दिया है, डबल पी नहीं लिखा है। इसको याद रखना, कोई बात नहीं। अब सिक्स्थ वैल्यू सेट करनी है, SMTP होस्ट। तो SMTP होस्ट का मतलब ये है कि आप MTA सर्वर अब डिफाइन करो, क्योंकि ये तो MTA सर्वर नहीं है ना, तो यही आपका MTA सर्वर भी है, मेल वन। राइट, समझ आ रहा है ना मतलब जो कर रहे हैं।
हेलो। हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो अब एमटीए सर्वर भी हमारा यही है, क्योंकि इसी पे सब कुछ हम्म इंस्टॉल है। तो अभी हम इसको इधर एमटीए होस्ट नेम भी दे देंगे। अभी सारी चीजें यहाँ पर सेट दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रहा। आर करके बैक चलो, और कुछ देखो, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब आपको ए अप्लाई, यस, और सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसको भी यही रहने दो, यस कर दो। अब ये होने दो इंस्टॉल। देखो, ये ना जो सी ए इनिशलाइज हुआ ना, ये अपडेटिंग एलडैप रूट पासवर्ड जिम्ब्रा एलडैप पासवर्ड, ये आपका नहीं होता अगर ये रीचेबल नहीं होगा एलडैप तो। ठीक है, तो हमने मतलब करेक्ट एंट्रीज दी हैं, इसलिए ये प्रॉपर हो रहा है। अभी इसको होने दो। अगर कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आप, जैसे एलडैप नहीं चल रहा, तो एलडैप का पोर्ट पता है आपको 389 होता है। तो इस सर्वर का डुप्लीकेट सेशन खोल के इस पे टेलनेट करके चेक करेंगे कि क्या 389 पोर्ट एक्सेसिबल है। मे बी आपका फायरवॉल ऑन हो, इसलिए नहीं भी हो सकता है, राइट। तो हमें ये चीजें चेक करनी है अगर यहाँ पर एरर आता है। अच्छा, आपका एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो बीच में हमारे ये किसी रीजन से ये इंस्टॉलेशन रुक गई या स्टॉप हो गई, तो क्या कर सकते हैं? तो एक स्क्रिप्ट होती है जिम्ब्रा में, लोकेट जीएम सेटअप डॉट पीएल। इसको लोकेट करना पड़ेगा, ये होगी नहीं कमांड। तो ये जो gm setup डॉट pl होती है, ये आपको रूट से पूरे पाथ के साथ चलानी पड़ेगी, फिर जहां से स्टॉप हुई होगी आपकी ये इंस्टॉलेशन, वहां से वो उसको ठीक कर देगा। तो ये बहुत कमाल की कमांड है gm setup डॉट pl। जैसे मान लो बीच में इंटरनेट चला गया, तो ब्रेक हो गया, तो क्या दोबारा से ओएस इंस्टॉल करोगे, दोबारा से सब कुछ करोगे? नहीं, आपको यहाँ से करना है, या दोबारा से जिम्रान इंस्टॉल मार दोगे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आप जिम्रान इंस्टॉल भी ना मारो, सीधा ये कमांड चलाओ, तो जहां से ब्रेक हुई होगी ये आगे का काम कर देगा। cm setup डॉट pl। अभी इसको लोकेट करो, अपडेट db कर देते हैं। लोकेट gm setup डॉट, तो ये आपको कमांड चला, मतलब इसको क्लिक करके चला दोगे तो वो वहीं से इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको होने देते हैं। ये कुछ कुछ तो फेल्ड हो रहा है, ये देखो। इसको होने दो, जो फेल हो रहा है होने दो, इससे हम निकाल लेते हैं। पोस्ट मास्टर एलियास, रूट एलियास। इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखा दिया इसमें भी। अब हम जिम्रा यूजर में जाके सर्विसेज चेक करते हैं। देखो, इसके अंदर बहुत कम सर्विसेज है, केवल केवल मेल बॉक्स रिलेटेड की सारी सर्विसेज हैं बस। तो अभी वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ आ रही है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर देखो सीएम कंट्रोल स्टेटस यहाँ भी चेक कर लिया था। अभी हमने कमांड चलाई थी cm pro -l गैस, तब हमें सिंपल एक दिखा रहा था। लेकिन अगर अभी हम दोबारा चेक करेंगे तो देखो कितने दिखाएगा। तो कितने दिखा रहे हैं? दो दिखा रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा जो ये दूसरा वाला है ये प्रॉक्सी है, एलडेप है, एमटी है, क्या है? तो एक कमांड हम इसमें ऐसे कमांड ऐड कर सकते हैं, जैसे gm pro -l गैस, जिसे मुझे चेक करना है कितने इसके अंदर मेल बॉक्स सर्वर है, तो सीधा मेल बॉक्स लिख दो, तो ये बताएगा कि हाँ इतने मेल बॉक्स सर्वर थे। अभी देखो, दोनों पे मेल बॉक्स है इसलिए दोनों दिखा रहा है। अब दिखाए, हमें पता करना है किस पे एमटी, कितने एमटी है सर्वर है। तो
तो एक ही एमटी सर्वर है, इसलिए एक ही दिखाया। अब कितने एलडेव है, एक ही एलडेव है, एक ही एलडेव दिखाया। कितने प्रॉक्सी है, एक ही प्रॉक्सी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगर अब थोड़ी सी छोटी छोटी चीज, एक दो चीजें बताता हूँ। जैसे आप एक यूजर बना रहे हो, जीएम प्रो हाइफन, सपोज ऐसे बना रहे हो, जीएम प्रो हाइफन एलसीए, यूजर का नाम दे रहे हो सपोज आयुष @ जीएम होस्ट नेम, ये दे रहे हो। ठीक, अभी इसका एट्रीब्यूट एक चेक करो। जिमरा मेल होस्ट, तो देखो ये यूजर कौन से सर्वर पे बना है, मेल 2। मेल टू। मतलब इस वाले पे बना है। तो जब जब आप लॉगिन करेंगे ना इसमें, इस यूजर से, तो जो लॉग बनेंगे ना इसके मेल, तो मेल बॉक्स के लॉग यूजर के मेल बॉक्स डॉट लॉग में बनते हैं, तो यहाँ पर बनेंगे, इस जगह यहाँ बनेंगे, यहाँ नहीं बनेंगे। तो अभी चेक करो, ट्वेंटी टू प्रॉक्सी वाली हमेशा आईपी देंगे, प्रॉक्सी हमारा 22 पे है, ठीक है। प्रॉक्सी पे कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है HTTPS एडवांस किया। तो जो कंसेप्ट मैंने पहली क्लास में समझाया था वो अब मतलब यूज होगा, कि प्रॉक्सी उसके मेल बॉक्स में रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आयुष यूजर है, आयुष @mail1.zimbra.com, ठीक है, और इसका पासवर्ड डाला सपोर्ट। तो ये लॉगिन हो गया। अभी यहाँ देखो लॉग कहाँ बने, लॉग मेल टू सर्वर पे। मेल टू सर्वर पे लॉग बने, मेल वन पे नहीं बने। तो अगर आपके पास मल्टी सर्वर इन्वायरमेंट है, आपको कोई ट्रबल शूटिंग करनी है कि लॉग चेक करने हैं, तो आपको इसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि उसका मेल होस्ट कहाँ पर है। जिस मेल सर्वर पे होगा मेल बॉक्स सर्वर पे, उस मेल बॉक्स सर्वर पे लॉग्स आपके बनेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी अगर आईपी चेक करो तो ये 22 है, क्योंकि मेरा प्रॉक्सी इस पे, इसलिए मैंने ये इस वाली आईपी से खोला, ठीक है। अगर अगर मान लो मुझे डायरेक्ट मेल बॉक्स खोलना है, डायरेक्ट मेल बॉक्स सर्वर एक्सेस करना है, जैसे 192.168.22.21, सॉरी 21, ऐसे ऐसे खोलो। तो खुल रहा है, नहीं खुल रहा ना, क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि ये मैंने किस पे खोला है अभी, HTTPS पे, मेल बॉक्स पे खोलना 8443 पे खुलेगा। 8443, ये देखो खुल गया। तो डायरेक्ट मेल बॉक्स पे आप लॉग इन कर सकते हो। आप कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, जो मतलब पहली क्लास में मैंने समझाया था पहले, कि कैसे कनेक्ट होता है। तो मेल बॉक्स पे कनेक्ट करने के लिए मेल बॉक्स सर्वर पे 8443 पोर्ट होता है, ठीक है। और आपका जो डायरेक्ट प्रॉक्सी सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट होता है, तो ये आपका HTTPS 443 पोर्ट होता है। तो आप यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी check। तो अभी मैंने आयुष लिख के सीधा एंटर कर दिया तो चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि एक ही डोमेन है इसमें। GAD कमांड चलाओगे ना, गेट ऑल डोमेन, तो डोमेन बताएगा, तो एक ही डोमेन है, इसीलिए चल गया। और मेरा यही डिफॉल्ट डोमेन सेट है। तो ये सेट होता है, मतलब आप यहाँ पर आप GACF में देखेंगे ना, यहाँ डिफॉल्ट डोमेन कुछ तो होता है इसका एट्रीब्यूट, वो सेट कर दो। ये देखो
ये क्या सेट है? mail1.zimbra.com। तो मतलब जितने भी इस डोमेन के यूजर है ना, उनका सिर्फ नाम और पासवर्ड लिख के एंटर करोगे ना तो लॉगिन हो जाएंगे। मतलब कई लोग ऐसा चाहते हैं ना कि मेरा यार ऐसा ना हो कि मेरे को पूरा ईमेल एड्रेस लिखना पड़े, अपना नाम लिखूं, यूजर नेम का बस लिखूं और लॉगिन कर दूं। तो आपको ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी उस डोमेन के लिए। सपोज आपके इस सर्वर पे abc.com डोमेन है, तो यहाँ पर abc.com वैल्यू लानी पड़ेगी, तो उसके यूजर सारे ऐसे ही लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? हम्म। अभी मेरे को ये मुझे पूछना है, क्या, ये जो आयुष बना है इस पे, मेल 2 पे, इसका मेल बॉक्स, तो ये रैंडम पूलिंग से बना है ना? हाँ रैंडम पूलिंग से बना है। वो एडमिन कंसोल पे जाके चेक कर सकते हो। ये एडमिन कंसोल ठीक है, इसका ठीक। खोलो, यहाँ पर दिखता है ना, डिफॉल्ट कॉस्ट के अंदर होता है 707, हम्म। सॉरी 22। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट, इसके बाद सर्वर पूल यही है यहाँ पे सर्वर सर्वर, पूल। ये रहा। तो अभी दोनों सेलेक्ट है, तो वो अपने हिसाब से हम्म। बनाएगा रैंडम। अगर एक सेलेक्ट कर दोगे तो उस पे जाके बनाएगा फिर। अब ये रैंडम है, मतलब अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक। अभी अभी मैंने इतना समझाया, मतलब कल कल जब क्लास होगा, कल इसी टाइम पे लेते, करीब थोड़ा पहले रखो, कल का मतलब शाम के टाइम रखो, 4-5 बजे के आसपास, इवनिंग में। तो हम्म। उसमें उसमें MySQL और इसके अंदर और थोड़ी डिटेल में चीजें बता दूँ, और चीजें क्या क्या होती हैं मल्टी सर्वर में, कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम कल कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक। चलो फिर अभी के लिए इतना ही है।